सो हे गाइस, आई एम बैक, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, जिसका नाम क्या आता है भाई? हाँ जी, बिगिनर मतलब सीरीज बनने जा रही है किसके लिए? बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के लिए, जिसका नाम है कंपनी लॉ। आज चालू करने वाले चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम होता है भाई प्रोस्पेक्टस। आसान? हाँ जी, तो प्रोस्पेक्टस वाला चैप्टर पढ़ने पे जा रहे हैं। बहुत आसान चैप्टर रहेगा आपके लिए, आराम से समझ जाओगे। तो शुरू करने से पहले अगर किसी ने नोट्स परचेज नहीं करे तो भाई इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप नोट्स परचेज कर सकते हो, ठीक है। जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो पे करके आप व्हाट्सएप पे और परचेज कर लोगे। भाई कॉल मत करना, ज्यादा दिक्कत हो जाती है, वरना तो चलते हैं व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना, हम जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, जितनी जल्दी हो सकती है। 5 से 10 मिनट में आपको रिप्लाई मिल जाता है लगभग, ठीक है। हाँ जी, तो चलते हैं। अच्छा एक चीज और भाई, जिसने अभी तक सब्सक्राइब कर रखे हैं हमारे चैनल को, आप वीडियो देख रहे हो लगातार, ठीक है। तो बहुत से सर, सच बता रहा हूँ, दिल से थैंक यू है भाई। क्या बोलते, दिल से ही नहीं, मतलब शरीर के अंग अंग से थैंक यू है, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग अंग से थैंक यू, ठीक है। और भाई अगर जिसने सब्सक्राइब ही नहीं किया तो सर सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। वैसे तो एंड में कहता हूँ हर बार, आज थोड़ा जी करा कि जल्दी कह दूं, तो जल्दी करने का जी कर रहा है, तो क्या जाऊँ। हाँ एक चीज और भाई, अगर किसी को क्या बोलते हैं, क्या बताऊं, चलो ठीक है, करूँ या नहीं करूँ, बताऊं या ना बताऊं, चलो ठीक है। सर मेरा एक नया चैनल है, ठीक है, विवेक मिश्रा इकोनॉमिक्स के नाम से, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहां पे जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 10 मतलब जो छठा सेमेस्टर है उसकी वीडियोस डालने वाला हूं मैं उस पे, और जो कि आएंगी लगभग 10 जनवरी के आसपास से आनी चालू हो जाएंगी। तो वो जो वीडियो है वो इससे मतलब यहाँ पे जो चैनल पे डालेंगी वीडियो, उससे एक दिन पहले ही उस चैनल पे डल चुकी होंगी वीडियो, ठीक है। हाँ जी, तो अगर आप जल्दी देखना चाहते हो, फटाफट करना चाहते हो सिलेबस कवर अप, तो वहां पे क्या जाके देख सकते हो, आराम से सब्सक्राइब कर सकते हो। नीचे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा विवेक मिश्रा इकोनॉमिक्स के नाम से, ठीक है। हाँ जी, तो आशा आप कर दोगे आराम से। तो भाई चालू करते हैं, फटाफट से आते हैं अपने टॉपिक पे, जिसका नाम क्या आता है? प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस क्या है, ठीक है। हाँ जी, तो प्रोस्पेक्टस होता क्या है? इट मीन्स ए डॉक्यूमेंट। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है विच इनवाइट्स द डिपॉजिट ऑफ पब्लिक, यानी जो कि इनवाइट करता है पब्लिक की डिपॉजिट्स को। आसान है? हाँ जी। और इनवाइट ऑफर्स फ्रॉम पब्लिक, और ऑफर्स लेता है किससे? पब्लिक से, टू बाय शेयर्स एंड डिवेंचर्स और सॉरी ऑफ कंपनी। यानी कि एक कंपनी जब शेयर्स और डिवेंचर इशू करने जाती है तो वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है। और वो क्यों करती है? क्योंकि जो प्रोस्पेक्टस होता है वो आम जनता को इनवाइट करता है कि आइए हमारी कंपनी में शेयर्स और डिवेंचर्स के अंदर इन्वेस्ट करिए। आसान है, क्योंकि आप जैसे ही देखोगे प्रोस्पेक्टस आया किसी कंपनी का, तो फिर प्रोस्पेक्टस मतलब ही होता है कि वो इनवाइट कर रहा है आपको कि आओ और हमारी कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर्स परचेज करिए, ठीक है। हाँ जी, खरीदिए। आगे चलें, तो प्रोस्पेक्टस क्या होता है? बस एक डॉक्यूमेंट होता है। प्रोस्पेक्टस क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जो पब्लिक को इनवाइट करता है कि हमारी कंपनी के प्रोस्पेक्टस को खरीदिए, मतलब हमारी कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर्स को खरीदिए। आगे चालू करते हैं। वूम टू इशू, ये जो प्रोस्पेक्टस होता है ये कौन इशू करता है और किसको इशू करता है? वूम टू इशू मतलब किसको इशू किया जाता है, ठीक है। तो जो प्रोस्पेक्टस होता है वो दो तरह की कंपनियां इशू कर सकती हैं। बेसिकली होती ही दो कंपनियां हैं, जैसे प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। ऐसे तो है बहुत सारी, स्मॉल कंपनी, वन पर्सन कंपनी, ठीक है, मगर ज्यादातर कंपनियां जो मिलती है वो कौन सी मिलती है भाई? प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। तो जो प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक से तो शेयर ले नहीं सकती ना। प्राइवेट कंपनी जो है वो क्या आम जनता को शेयर इशू कर सकती है? नहीं कर सकती ना। हाँ जी, तो पब्लिक की डिपॉजिट वो ले नहीं सकती। कौन सी कंपनी? प्राइवेट कंपनी। इसलिए वो क्या करती है? प्राइवेट प्लेसमेंट, यानी कि किसी के साथ साझेदारी कर ली, या फिर राइट इशू या फिर बोनस इशू, इस तरीके से इशू करती है, वो अपने एम्प्लॉइज को शेयर देती है बेसिकली, ठीक है। हाँ जी, लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी क्या करती है? वो प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती है, राइट और बोनस इशू भी कर सकती है, और इसके साथ साथ वो पब्लिक से पैसा भी ले सकती है। आसान है? हाँ जी, यानी कि प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है ताकि पब्लिक क्या करे? उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करे। तो जो पब्लिक कंपनी है वही प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, कभी भी प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती। आसान भाई, तो पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है और जनता से पैसा ले सकती है। क्यों? क्योंकि कंपनी का अधिकार है, क्योंकि पब्लिक कंपनी है, वो पब्लिक से पैसा ले सकती है। लेकिन प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा ले नहीं सकती, इस वजह से वो पब्लिक मतलब क्या करेगी? वो क्या कहते हैं? शेयर्स मतलब प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करेगी। आगे शुरू करते हैं भाई, बात आती है ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, यानी प्रोस्पेक्टस किस जैसा दिखना चाहिए? प्रोजेक्ट मतलब जो प्रोस्पेक्टस होता है उसकी खासियत क्या होती है, ठीक है। तो पहली चीज इनविटेशन। जो प्रोस्पेक्टस होता है वो किसका काम करता है? एक तरीके से इनविटेशन का काम करता है। जैसे आप किसी को इनवाइट करने के लिए कार्ड वार्ड देते हो ना, वैसे ही प्रोस्पेक्टस होता है। अगर आप किसी को प्रोस्पेक्टस दे रहे हो मतलब आप इनवाइट कर रहे हो कि आइए और हमारी कंपनी के शेयर खरीदिए। दूसरी चीज एडवर्टीजमेंट का काम करता है। जो एडवर्टीजमेंट करवाते हैं ना वो सीधा प्रोस्पेक्टस इशू कर देते हैं, क्योंकि प्रोस्पेक्टस क्या बोल रहा हूं यार,
हाँ जी, प्रोस्पेक्टस से ही क्या हो जाता है, एडवर्टीजमेंट हो जाती है कि भाई उन लोगों को पता चल जाता है हमारी कंपनी किस तरीके की है और कंपनी के अंदर क्या क्या काम चलता है सारा का सारा, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट की तरह भी काम करता है। उसके बाद ऑथेंटिक रिकॉर्ड, जो प्रोस्पेक्टस होता है उसके अंदर कंपनी के क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो भी रखे जाते हैं। तो अगर आप किसी को रिकॉर्ड्स दिखाना चाहते हो कि कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, तो आप क्या दिखा सकते हो, प्रोस्पेक्टस दे सकते हो, लो जी हमारी ऑथेंटिक रिकॉर्ड यही है। उसके बाद प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि जो बंदे हमारी कंपनी के अंदर पैसा लगा रहे हैं तो उनको ये डर रहता है कि मेरा पैसा कहीं पे डूब तो नहीं जाएगा, कंपनी का भी डूबा तो नहीं देगी। तो हम प्रोस्पेक्टस जब इशू करते हैं उसमें बताते हैं सर हमारी कंपनी के पास इतनी एसेट है और सर हमारी कंपनी के पास इतना सारा कर्जा है, समझ में। तो जो बंदे हैं वो आराम से चेक कर सकते हैं कि भाई किस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है और किस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, कहां पे मेरा जो पैसा है वो प्रोटेक्ट रहेगा, आसान है। तो प्रोस्पेक्टस एक तरीके से क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि जो इन्वेस्टर होते हैं उनका पैसा क्या रहे, प्रोटेक्टेड रहे, संभाल के रहे, आसान। हाँ जी, बात आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, तो बेसिकली मेनली अल्टीमेटली कितने तरह के प्रोस्पेक्टस होते हैं, वो कह रहा है भैया 3, बेसिकली अल्टीमेटली मेनली, भाई ये फ्लो में निकल गया था, प्रोस्पेक्टस ये नहीं होते, प्रोस्पेक्टस होते हैं 4 तरह के, कितने तरह के, 4 तरह के। तो पहला होता है भाई हाँ जी, पहला होता है अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है, क्या बोल रहा हूं यार, अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है भाई, सेक्शन 33 कहता है, सेक्शन 33 के हिसाब से जो प्रोस्पेक्टस होता है ना, ये अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, ये एक मेमोरेंडम होता है। क्या होता है ये, एक मेमोरेंडम की तरह इशू किया जाता है, यानी कि प्रोस्पेक्टस के अंदर जितनी भी खासियत होती है वो सारी चीजें इसके अंदर डाली जाएंगी, समझ में। एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एक ऐसा प्रोस्पेक्टस, यार जबान इसमें लड़खड़ा जा रही है प्रोस्पेक्टस वर्ड में, ठीक है, तो सॉरी माफ कर देना उसके लिए, ठीक है, होता है कई बार कुछ वर्ड होते हैं ऐसे, हाँ जी आपकी भी होता होगा। तो वैसे एक्सेंट थोड़ी खराब है मेरी, ठीक है, खराब भी नहीं मतलब सही है, तुम फंसा ना हुए भाई। बात आती है मेमोरेंडम की तरह, जो ये होता है ना एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, ये मेमोरेंडम की तरह इशू किया जाता है और इशू के अंदर इसके अंदर सारे साइलेंट फीचर होते हैं जितने भी किसके अंदर होते हैं, प्रोस्पेक्टस के अंदर होते हैं, यानी कि वो सारे फीचर जो किसने, सेबी ने आपको बता रखे हैं, सेबी ने स्पेसिफाइड करे हैं, वो सारे फीचर किसके अंदर होते हैं भाई, प्रोस्पेक्टस के अंदर होते हैं, इस वाले प्रोस्पेक्टस के अंदर, ठीक है। हाँ जी, अटैच विद ऑल एप्लीकेशन, इसी वजह से इस प्रोस्पेक्टस को हर एप्लीकेशन के साथ, जब भी आप कोई काम करते हो, कोई भी चीज देते हो, मान लो किसी को रिपोर्ट देनी है, किसी को एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ देना है, किसी को शेयर से इनवाइट करने के लिए कुछ देना है, मतलब किसी को भी अगर कुछ बताना है कि हमारी कंपनी के बारे में क्या है, तो आप प्रोस्पेक्टस, इस वाले प्रोस्पेक्टस को इशू कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर सारी खासियत आ जाती है, सारी बातें आ जाती हैं जो भी एक कंपनी के बारे में जानने के लिए जरूरत है किसी भी इंसान को, आसान भाई। हाँ जी, इसको बोलते हैं एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। आगे चलते हैं, अगला आता है सेल्फ प्रोस्पेक्टस। सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है भाई, सेक्शन 31 में बताया गया है सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरी एक कंपनी है और मेरे को ना लार्ज अमाउंट पे, बड़े अमाउंट पे क्या कीजिए, पैसे की रिक्वायरमेंट है। जैसे मेरे पास कोई लार्ज प्रोजेक्ट आया, मेरे को कोई घर बनाना है, कोई बिल्डिंग नहीं, मान लो मेरे को कोई एक ब्रिज बनाना है बड़ा सा, ठीक है, और उसमें क्या करोड़ों का पैसा लगने वाला है, मतलब कि मान लो क्या 500-600 करोड़ रुपए लगने वाले हैं और मेरी कंपनी के पास इतना पैसा है ही नहीं, तो मेरे को बड़े अमाउंट में क्या चाहिए, पैसा चाहिए। और इस बड़े अमाउंट में पैसा मैं मतलब कि ब्रिज बनाने में पैसा जो एक बार में तो लग ही नहीं जाएगा कि एक ही दिन मैंने पैसा लगाया और सारा ब्रिज बन गया, तैयार हो गया एक ही दिन में, नहीं। ब्रिज बनाने के लिए लगभग मेरे को 3 से 4 साल का टाइम चाहिए और वो 3 से 4 साल का टाइम चाहिए और उस 3 से 4 साल के टाइम के अंदर मेरे को कभी पैसा कभी जरूरत पड़ेगा, मतलब 6 महीने में जरूरत है, कभी पैसे की जरूरत है 1 साल बाद है, कभी पैसे की जरूरत 2 साल बाद है, मतलब ऐसे धीरे टुकड़ों में पैसा चाहिए। अब क्या करूं, तो जो पैसा, जो शेयर्स है अपनी कंपनी के, क्या वो बार बार बेचूं, मतलब बार बार क्या होता है अपनी कंपनी के शेयर बेचूं। अगर मैं एक कंपनी के शेयर बार बार बेचता हूं तो पैसा तो आएगा, लेकिन बात क्या होती है, मेरे को बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, बार बार आरओसी को बताना पड़ेगा कि मैं नए शेयर इशू करने जा रहा हूं। मैं हाँ जी, बहुत सारे झमेला होगा जिसके अंदर इशू के एक्सपेंसेस भी बहुत सारे आएंगे, तो इस वजह से मेरे को खामा खर्चा करना पड़ेगा। इस वजह से मैं क्या करता हूं, ऐसे सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करता हूं, यानी ऐसे प्रोस्पेक्टस तब इशू किए जाते हैं जब हमें लार्ज अमाउंट में कैपिटल चाहिए और जो कैपिटल चाहिए हमें, जो शेयर हमें चाहिए वो टुकड़ों में चाहिए। जैसे कि एप्लीकेशन पे अलग अथॉरिटी, मतलब हम अलग अलग पैसा मंगा रहे हैं, यानी एप्लीकेशन पे मान लो 2 रुपए मंगा लिए, अलॉटमेंट पे 4 रुपए मंगा लिए, फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल पे जरूरत पड़ी तो 3 रुपए मंगा लिए, सेकंड कॉल पे अलग पैसा मंगा लिया। जब हम टुकड़ों में पैसा मंगा रहे हैं और लार्ज अमाउंट में पैसा मंगा रहे हैं किसी ह्यूज प्रोजेक्ट के लिए, तब आप क्या बोलते हैं, उस टाइम पे जो प्रोस्पेक्टस इशू करते हो उसे क्या बोलते हैं, सेल्फ प्रोस्पेक्टस।
प्रोस्पेक्टस। तो सेल्फ प्रोस्पेक्टस किस में बताया, सेक्शन 31 में क्या बताया, लार्ज इशू इन स्टेजेस, यानी जब आप लार्ज इशू करते हो, बड़े अमाउंट में इशू करते हो, वो भी स्टेजेस में, टुकड़ों में इशू करते हो, ठीक है, जिसकी वैलिडिटी कब तक है, 1 साल तक। यानी कि अगर आप 1 साल के अंदर पैसा मंगवाना चाहते हो तो उस टाइम पे जो प्रोस्पेक्टस इशू किया जाएगा वो कौन सा है, सेल्फ प्रोस्पेक्टस। शुक्रिया भाई। हाँ जी, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। हाँ जी, जब आप ये वाला प्रोस्पेक्टस इशू करते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप टुकड़ों में पैसा मंगवाने वाले हो, तो जब आप ये प्रोस्पेक्टस इशू करते हो तो आपको एक मेमोरेंडम इंफॉर्मेशन, यानी कि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बतानी पड़ती है, किसको, आरओसी को, कि मैं ये वाले शेयर इशू करने जा रहा हूं, तो इस वजह से क्या बोलते हैं, सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर रहा हूं, ठीक है भाई। हाँ जी, तो ये इंफॉर्मेशन आपको किसको बतानी पड़ेगी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को बतानी पड़ेगी। हाँ जी, जब ये प्रोस्पेक्टस आप इशू करने जाओगे। आगे चलते हैं, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं थी सेबी को, वो बाद में बता सकते हो आराम से, लेकिन यहाँ पे पहले आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी आरओसी के पास, फिर आप प्रोस्पेक्टस क्या कर सकते हो, इशू कर सकते हो। आगे चलते हैं, अगर आता है डीम्ड प्रोस्पेक्टस। डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है भाई, सेक्शन 25 के हिसाब से डीम्ड प्रोस्पेक्टस, समझिए ध्यान से। अच्छा भाई, मेरे को लग रहा है मेरी राइटिंग थोड़ी और छोटी हो गई है, ठीक है, क्योंकि कंटेंट थोड़ा ज्यादा था, तो इस वजह से मैं एक काम करूंगा, डिस्क्रिप्शन में ना एक अच्छी सी फोटो खींच के इसकी मैं वैसे ही लगा दूंगा, ताकि आप आराम से जूम वूम करके देख पाओ, ठीक है ना। हाँ जी, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक लगा होगा, क्या बोलते हैं, मतलब कि वीडियो जितनी जो भी फोटो होगी, मतलब एक ही फोटो जो भी, हाँ जी, अच्छी सी फोटो बढ़िया क्वालिटी के अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन में लगी होगी, आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। हाँ जी, आगे चलते हैं, अगला तो क्या नाम था, हाँ जी, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। तो डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है, अब देखिए आपको पता है प्रोस्पेक्टस जब इशू करेंगे तो हमको शेयर या फिर डिबेंचर इशू करने हैं, इसलिए हम इशू कर रहे हैं प्रोस्पेक्टस को, ठीक है। हाँ जी, और शेयर और डिबेंचर इशू करने में क्या होता है, खर्चा भी आता है, तो हम क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टस हम खुद इशू नहीं करते, हम एक अलग से एजेंसी क्या बोलते हैं उनको, किसी एजेंसी से कॉन्टेक्ट करते हैं, किसी इशू हाउस से कॉन्टेक्ट करते हैं, और वो इशू हाउस हमारे बिहाफ पे एडवर्टीजमेंट करता है, हमारे बिहाफ पे इशू में एक्सपेंसेस करता है, हमारे बिहाफ पे प्रोस्पेक्टस इशू करता है। मतलब हम नहीं इशू कर रहे, इशू कौन कर रहा है, डीम्ड हाउस, और वो डीम्ड हाउस हमारे द्वारा ऑथराइज्ड पर्सन है, जो कि क्या कर रहा है, हमारे बिहाफ पे प्रोस्पेक्टस इशू करेगा, आसान है। तो डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होते हैं, ऐसे प्रोस्पेक्टस जो हम इशू नहीं करते, वो उस प्रोस्पेक्टस को कोई इशू हाउस क्या होता है पब्लिश करता है एडवर्टाइजमेंट की तरह, या फिर इशू करता है प्रोस्पेक्टस को, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, आगे चलते हैं, अगर आता है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, सेक्शन 32 में लिखा हुआ भाई रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में। अब ये रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ये कहता है एक्सप्लोर डिमांड, यानी कि पता है क्या है, सिंपल सी बात समझिए, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस होता क्या है, समझो। मैं प्रोस्पेक्टस इशू करना चाहता हूं, और ताकि बंदों से क्या ले सकूं, पैसा ले सकूं, टेंशन मतलब बंदियों से भी ले रहा हूं, मतलब दोनों से ले रहा हूं भाई, कोई भी पैसा दे सकता है, ठीक है। हाँ जी, तो मैं दोनों इंसानों से पैसा लेना चाहता हूं, कोई भेदभाव नहीं करते हम, ठीक है। अच्छा, हम पैसा लेना चाहते हैं किसी भी इंसान से, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं। अच्छा, पता है क्या पता हमारा प्रोस्पेक्टस ही इतना घटिया हो कि लोगों ने सोचा बेकार की कंपनी है, कि इसमें इन्वेस्ट ही ना करें, तो इस वजह से मेरा जो काम था वो फुलफिल नहीं हो पाएगा ना, मेरे जो क्या बोलते हैं गोल्स थे, या फिर जो मेरे शेयर से इशू करने थे वो उतने इशू नहीं हो पाएंगे। तो इसी वजह से हमको चेक करना होता है हमारा प्रोस्पेक्टस अच्छा है या फिर बुरा, ठीक ठीक। तो इसी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक डमी प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, डमी नहीं कह सकते, वो होता है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जो एक्चुअल में जब आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हो उस उस इशू से आप कुछ दिन पहले, ठीक है, हाँ जी, एक डमी क्या बोलते हैं, डमी नहीं कह रहा, रेड हियरिंग मतलब जो प्रोस्पेक्टस है वो आप इशू कर देते हो, मतलब कि ऐसा आपका प्रोस्पेक्टस होना चाहिए, समझ में आया। वो किस लिए, वो डिमांड को चेक करने के लिए, क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं जो हमारी कंपनी की वो चीजें मतलब जो है क्या नाम है, जो शेयर है फिर डिबेंचर हम इशू करने जा रहे हैं वो खरीदने वाले हैं, या फिर वो जो हम प्राइस फिक्स करने वाले हैं उस प्राइस वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है हमारी कंपनी में या फिर नहीं है, समझ में आया। हाँ जी, तो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जो असली प्रोस्पेक्टस इशू करना है उससे पहले हम इशू करते हैं और डमी की तरह काम करता है, आसान भाई। हाँ जी, तो क्या होता है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, ऐसा प्रोस्पेक्टस जो डिमांड को एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है, और जो कि बिफोर यानी कि पहले इशू किया जाता है किससे, एक्चुअल प्रोस्पेक्टस से, ठीक है। हाँ जी, अगर मान लो हमारी जो हमने ये रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इशू किया, इसके बाद जब हम करते हैं एक्चुअल क्या बोलते हैं प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, और वो जो एक्चुअल प्रोस्पेक्टस है हमारा सेम है बिल्कुल किसकी तरह, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस की तरह,
ठीक है। अगर हमारा एक्चुअल प्रोस्पेक्टस जो है वो सेम है किसकी तरह, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस की तरह, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सेम तरीके से इशू कर देंगे। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हमने देखा डिमांड हमारी थोड़ी कम हो रही है, तो उसको डिमांड को ठीक करने के लिए हमने थोड़े से चेंजेस करे, जैसे शेयर का प्राइस थोड़ा सस्ता कर दिया, ठीक है, हाँ जी, ये सब चीजें कर दी, तो हमने रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस से थोड़ा सा चेंज किया डिटेल्स किसके अंदर, जो हमारा एक्चुअल प्रोस्पेक्टस है उसके अंदर, ठीक है। तो क्या हुआ, हम जी अगर कोई इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है तो वो इंफॉर्मेशन यानी जो भी हमने चेंजेस करे हैं वो इंफॉर्मेशन मेरे को किसको बताना पड़ेगा, आरओसी को बताना पड़ेगा, और जो नया प्रोस्पेक्टस है उसके अंदर मेरे को हाईलाइट करके दिखाना पड़ेगा कि मैंने ये जो प्रोस्पेक्टस में ये चेंजेस करे हैं। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं नया प्रोस्पेक्टस इशू कर रहा हूं उसके अंदर मेरे को हाईलाइट करके दिखाना पड़ेगा, जो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस था उसकी जो उसमें बातें थी वो तो सारी सिंपल है, वो तो सारी सेम है, लेकिन जो जो चेंजेस है उनको आपको हाईलाइट करके दिखाना पड़ेगा। हाँ जी, उस प्रोस्पेक्टस से इस प्रोस्पेक्टस में इतनी सारी चेंजेस है, आसान है। हाँ जी, और वो आपको आरओसी को बताना पड़ेगा, और आरओसी मतलब अच्छा जब आप ये इशू करते हो ना, इसके 3 दिन बाद की क्या बोलते हैं, आप एक्चुअल प्रोस्पेक्टस को इशू कर सकते हो। आसान है, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करने के 3 दिन बाद आप क्या कर सकते हो, एक्चुअल प्रोस्पेक्टस को इशू कर सकते हो। यहां पे खत्म होते हैं भाई टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। आसान था भाई, आगे चलते हैं, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। क्या नाम है भाई, लीगल रिक्वायरमेंट। क्या बात आती है, लीगल रिक्वायरमेंट। तो जब आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हो तो उसके अंदर लीगल रिक्वायरमेंट क्या है ऐसी, यानी कि ऐसी क्या चीजें जो उसके अंदर होनी नेसेसरी है या फिर आपको करना पड़ेगा वो चीज, ठीक है, यानी आपको बतानी पड़ेगी किसको, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, क्योंकि आप प्रोस्पेक्टस इशू करने जा रहे हो। तो फिर ऐसी कौन सी चीज है लीगल रिक्वायरमेंट है जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। पहली चीज, डेट ऑफ प्रोस्पेक्टस, जिस मतलब आप कब प्रोस्पेक्टस इशू करने चाह रहे हो ये उसके अंदर क्या होना चाहिए, पब्लिश होनी चाहिए, स्पेसिफाइड होनी चाहिए। आपको आरओसी को बतानी पड़ेगी कि आप क्या बोलते हैं जो वो है प्रोस्पेक्टस वो कब इशू करोगे। आसान है, हाँ जी। अगर आप डेट बता देते हो तो आरओसी मानेगा कि उसी दिन को वो हुआ है, पब्लिश हुआ है। लेकिन अगर आप डेट नहीं मानते तो आरओसी पब्लिकेशन के हिसाब से, यानी जिस दिन आपने पब्लिक को इनवाइट कर दिया होगा, जैसे आपने न्यूज़पेपर में दे दिया या फिर कहीं पे प्रोस्पेक्टस आपका दे दिया, ठीक है, हाँ जी, उसी डेट को मान लेगी कि आपने इसी दिन क्या कर दिया, प्रोस्पेक्टस क्या बोलते हैं, इशू कर दिया। आगे चलते हैं, हाँ जी, आगे चलते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का क्या, रजिस्ट्रेशन। तो क्योंकि भाई जब इशू करने से पहले उसी को भेजना पड़ता है, तो वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। पहला चीज, नेचर, जो आप प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो वो नेचर होना चाहिए। कभी ऐसा ना हो कि आप इनलीगल काम के लिए क्या बोलते हैं प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो या फिर ये सब चीजें कर रहे हो, उल्टी सीधी चीजें, तो आपका जो नेचर है वो अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज, रजिस्ट्रेशन ऑफ आरओसी, आपको वो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा किसके पास, आरओसी के पास। आपको प्रोस्पेक्टस की डिटेल क्या करनी पड़ेगी, रजिस्टर करवानी पड़ेगी किसके पास, पहले आरओसी के पास। और जब आप आरओसी के पास जाओगे तो वहां पे जितने भी डायरेक्टर होंगे उनके साइन करवाने पड़ेंगे, जितने भी सीए होंगे, सीएस होंगे, ठीक है, लॉ एडवाइजर होंगे या फिर जितने भी बैंकर होंगे उनके साइन करवाने पड़ेंगे कि आपने जो प्रोस्पेक्टस इशू किया है वो सही है, उसके अंदर जितने भी डिटेल दी है अपनी कंपनी के बारे में कि आपकी कंपनी ऐसी ऐसी है वो सही दे रखी है। आसान है, हाँ जी, तो वो उस पर क्या करेंगे, साइन करेंगे। अगला आता है भाई डेट ऑफ इशू, जिस दिन आप इशू करने जा रहे हैं उसकी डेट होगी जो कि पहले बता रखा है, ठीक है। अगली चीज, कंटेंट होगा। कंटेंट में क्या क्या चीजें होंगी, आपकी कंपनी कैसी है, आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपकी कंपनी के डायरेक्टर कितने, आपकी कंपनी में मैनेजर कितने, सीए सीएस इन सब की डिटेल होगी, आपकी कंपनी क्या काम करती है, फ्यूचर के उनके गोल्स क्या है, मतलब कंपनी की सारी बातें। और जो आप शेयर इशू करने जा रहे हो उस शेयर की बातें कि भाई क्या शेयर इशू करने जा रहे हो, कितने के हिसाब से इशू करने जा रहे हो, डिबेंचर इशू कर रहे हो, कितनी आपकी लायबिलिटी है, मतलब सारी चीजें आपको इसके अंदर देना पड़ेगा कंटेंट के अंदर। उसके बाद एनक्लोजर और कंसेंट, आपको एनक्लोजर करना पड़ेगा, यानी ये सारी चीजों को पैकअप करना पड़ेगा, मतलब कि अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू में बताना पड़ेगा। और उसके बाद कंसेंट लेनी पड़ेगी कि जो मैंने डिटेल डाल रखी है उसके अंदर वो सारी क्या है, सही है। और कंसेंट किसकी, लॉयर की, बैंकर की, इन सब की। तो इन सब की कंसेंट यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी, मतलब कंसेंट के साथ रिटर्न कंसेंट होनी चाहिए भाई। यहाँ पे तो उन्होंने साइन किया था भाई, सारी बातें सही है, लेकिन यहाँ पे ये लोग लिख के देंगे, पीछे लास्ट पेज पे लिख के देंगे भाई हाँ जी मेरे हिसाब से ये सारी डिटेल जो इन्होंने दी है वो सही है, ठीक है, हाँ जी। फिर आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे उसका, और रजिस्ट्रेशन कितने अंदर होना चाहिए, 19 मतलब 90 दिन के अंदर क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। यानी जब आप प्रोस्पेक्टस इशू करने जा रहे हो डमी ओमी वाले, तो उसके अंदर मतलब 19 दिन के बाद ही क्या कर पाओगे, आप इशू कर पाओगे अपने शेयर जो भी इशू करने चाहते हो। तो 19 दिन पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसके 19 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, हाँ जी, प्रोस्पेक्टस इशू करने के 19 दिन के अंदर आपको किसको बताना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। यानी जब आप प्रोस्पेक्टस इशू करने जाओगे उसके 19 दिन 19 कह रहा हूं 90 दिन का आपको टाइम मिलेगा, 90 दिन डेज का, कि आप क्या करते हो अपने प्रोस्पेक्टस को आरओसी के पास जमा करवा सकते हो। हाँ, अगर आपने 90 दिन से एक दिन भी फालतू हो गया, यानी अगर आपने 91 दिन हो गया यानी कि आप प्रोस्पेक्टस जमा नहीं करवा पाए और 91st दिन को जा रहे हो, है ना,
तो उस टाइम पे ये माना जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था वो कैंसिल हो गया है। समझ में आया? तो जो प्रोस्पेक्टस है वो रजिस्टर्ड नहीं है किसके पास? आरओसी के पास, ठीक है। और उस टाइम पे क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आपके पास क्या लगा सकती है? पेनल्टी लगा सकती है। कितने तक की? 50,000 रुपए तक से लेके 3 लाख रुपए तक की पेनल्टी, जो कि मैंने बताया था कोई भी अगर डिफॉल्ट होता है, कोई भी दिक्कत होती है तो 50,000 रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। आसान है? हाँ जी। यानी और पेनल्टी किस बेस पे लगेगी? क्या प्रोस्पेक्टस डिले होने की वजह से? उस पर तो लग सकती है 50,000 से 3 लाख तक, लेकिन प्रोस्पेक्टस में जितनी भी गलतियां निकलती हैं, जितनी भी एरर्स निकलती हैं, हर एक गलती पे 50,000 रुपए क्या लगेगी? पेनल्टी लगेगी। आसान भाई? हाँ जी। जैसे मान लो आपने कोई झूठ बोला या फिर कोई दिक्कत नहीं गई तो उस पर 50,000 रुपए पेनल्टी लगेगी हर एक गलती पे। आगे चलते हैं। दो पॉइंट हो गए। पहला डेट बताना है पड़ेगा आपको आरओसी को, दूसरी चीज रजिस्ट्रेशन बतानी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी किसकी? प्रोस्पेक्टस की। अगली चीज डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर में क्या है? आपको जो शेड्यूल 2 है अकाउंटिंग का, जो शेड्यूल 2 है, मतलब सॉरी कंपनी का जो शेड्यूल 2 है, उसके अंदर जितनी भी बातें बतानी है कि कंपनी के बारे में, कि कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी की डिटेल क्या होगी, वो सारी आपको क्या करनी पड़ेगी? डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, ठीक है। व्हेन रजिस्ट्रार कैन रिफ्यूज, क्या जो रजिस्ट्रार है वो रिफ्यूज कर सकता है? यानी जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हो अपने प्रोस्पेक्टस का, तो क्या रजिस्ट्रार जो है वो रिफ्यूज कर सकता है कि भाई मैं आपका प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करूंगा? आसान है? हाँ जी, वो कर सकता है रजिस्ट्रार। वो कब? जब आपने डेट जो कंपनी ने बोली थी वो आपने डेट प्रिस्क्राइब नहीं करी, यानी डेट नहीं बताई, ठीक है। डज नॉट कंप्लाई, यानी आपने जो बातें लिखी हैं वो मैच नहीं हो रही है, या फिर जो क्या बोलते हैं जो चीजें बोली थी उन्होंने वो आप पूरी नहीं कर पाए, तब क्या बोलते हैं? वो बोलता है भाई रिफ्यूज, कि मैं नहीं कर रहा, ठीक है। अगला पर्सनल इंटरेस्ट। अगर रजिस्ट्रार को लगा कि आपने जो प्रोस्पेक्टस इशू किया है, जो आपने काम किया, यानी जो इशू कर रहे हो शेयर्स डिबेंचर इशू कर रहे हो, वो अपने फायदे के लिए कर रहे हो, कंपनी के फायदे के लिए नहीं, यानी आप खुद पैसा कमा के भगना चाहते हो, तो क्या बोलते हैं रजिस्ट्रार क्या करता है? उसे रिफ्यूज कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। अगली चीज कंसेंट। अगर आपके पास कंसेंट नहीं है, किसकी? ऑडिटर की, लीगल एडवाइजर की, बैंकर की, सीए की, सीएस की, अगर आपने किसी की कंसेंट मिस कर रखी है, सीए की मतलब अगर आपके पास कंसेंट नहीं है तो वो लोग क्या कर सकते हैं? रिफ्यूज कर सकते हैं आपका प्रोस्पेक्टस, कि आप प्रोस्पेक्टस अब इशू नहीं कर पाओगे। आगे चले भाई। हाँ जी, अगला टॉपिक आता है कंटेंट। क्या आता है भाई? कंटेंट। एक बार देख लो, अभी रिकॉर्डिंग ही ना हो रही हो, चलो हो तो रही है, ठीक है भाई। हाँ जी, तो बात आती है किसकी? कंटेंट की। तो कंटेंट क्या आता है? यानी प्रोस्पेक्टस जब आप इशू करोगे तो उस प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है। पहली चीज आपकी नाम होना चाहिए, मतलब कि नाम होना चाहिए कंपनी का, और जितने भी उसके अंदर काम करने वाले लोग हैं, जैसे डायरेक्टर हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, या मेंबर्स हो गए, सब्सक्राइबर्स हो गए, ठीक है। और उसके बाद कंपनी के जो एम्प्लॉयज होंगे, जो मेन हेड होंगे, सुपरवाइजर, ये सब, इन सब का नाम होना चाहिए, और मतलब सारी कंपनी के लोगों का। और उसके बाद क्या होना चाहिए भाई? मतलब सीए का, सीएस का, इन सब का नाम होना चाहिए, ऑडिटर का नाम हो गया, बैंकर का नाम हो गया, इन सब का, इन्वेस्टर्स का हो गया, ठीक है। हाँ जी, तो इन सब की डिटेल होनी चाहिए। उसके बाद डेट होनी चाहिए कि आप जो प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो वो कब खुलेगा, यानी ओपनिंग डेट क्या होगी और क्लोजिंग डेट क्या होगी, यानी जो आप शेयर इशू करने जा रहे हो उसकी ओपनिंग डेट क्या होगी, यानी कब से शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं लोग, और कब ये क्लोज हो जाएगी डेट, कि उसके बाद अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अंडर राइटर की डिटेल होगी, यानी कौन आपके शेयर जो है वो अंडर राइटर कर रहा है। अंडर राइटर पता है ना भाई, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो फिर उसे 90% सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, पब्लिक मान लो 30% करे, 40% करे, कुछ पता नहीं होता, तो कंपनी को जाके किसी अंडर राइटर के पास जाना पड़ता है, कंपनी को वादा दिलवाना पड़ता है ना भाई, कि हाँ आप अगर मान लो लोग खरीदते नहीं तो आप खरीद लोगे हमारे शेयर, ठीक है। हाँ जी, तो अंडर राइटर की डिटेल होनी चाहिए उसके अंदर। स्टेटमेंट और मनी ट्रांसफर, यानी कि स्टेटमेंट होनी चाहिए मनी ट्रांसफर की, जो मनी है वो किस तरीके से ट्रांसफर होगी, जो पब्लिक इन्वेस्ट करिए वो किस तरीके से इन्वेस्ट करेगी, कभी चालान के थ्रू होगा, या फिर बैंक के थ्रू होगा, या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से पेमेंट हो सकती है, ठीक है। वो स्टेटमेंट होनी चाहिए, यानी कि आपका जो पैसा है वो कहां पे रखा जाएगा वो भी बताना पड़ेगा, कि पहले इस बैंक में जाएगा, इस बैंक से हमारे पास आएगा। हाँ जी, उसके बाद कंसेंट होनी चाहिए किसकी? डायरेक्टर्स की, जो डायरेक्टर्स है उनके साइन होनी चाहिए, उनके कंसेंट होनी चाहिए, वो भी रिटर्न कंसेंट। आगे चलते हैं, अथॉरिटी फॉर इशू, ठीक है। हाँ जी, आपको अथॉरिटी होनी चाहिए किसकी? इशू की, यानी कि आपकी ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा आप इशू कर सकते हैं तो आपकी अथॉरिटी भी होनी चाहिए, यानी बतानी चाहिए कि आपकी अथॉरिटी कितनी है, कितना आप इशू कर सकते हैं। अगले प्रोसीजर, यानी किस तरीके से आप क्या करने वाले हो, अपने शेयर्स को या फिर डिबेंचर्स को इशू करने वाले हो, वो प्रोसीजर लिखा होना चाहिए, कि आप एक ही बार में सारा पैसा मंगा लोगे, या आप फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे, अलग अलग कॉल्स पे मंगाओगे पैसा, वो सारा प्रोसीजर होना चाहिए। उसके बाद मेन ऑब्जेक्ट, यानी कि आपने क्यों वो इशू किया है, ऑब्जेक्टिव कह सकते हो आप इसे, ठीक है। आपने क्यों इशू किया है डिबेंचर या शेयर, उसका मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, क्या नहीं कि आपको क्या जरूरत है, क्यों कर रहे हो आप पैसा क्यों मंगवाया जा रहा है आप पैसा, मतलब आप पैसा क्यों मंगवा रहे हो, ठीक है। हाँ जी, तो ये सारा कंटेंट किसके अंदर होना चाहिए? उस कंटेंट के अंदर। दूसरी चीज रिपोर्ट्स,
ठीक है। रिपोर्ट्स क्या होनी चाहिए, मतलब जब आप प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो तो उसके अंदर अलग अलग लोगों की रिपोर्ट्स लानी पड़ेगी आपको, ताकि पता चले भाई जो आप डिटेल दे रहे हो क्या बोलते हैं आम जनता को, वो सच्ची है या झूठी। तो रिपोर्ट्स किसकी, ऑडिटर की। तो रिपोर्ट कौन देगा आपको, ऑडिटर प्रोवाइड करेगा, यानी ऑडिटर की आपको रिपोर्ट डालनी है, प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट्स डालनी है, रिपोर्ट डालनी है बिजनेस ट्रांजैक्शन की, यानी कि सारी डिटेल डालनी है, जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं वो बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस, प्रॉफिट एंड लॉस की डिटेल डालनी है और ऑडिटर की डिटेल डालनी है, जो भी ऑडिटर ने रिपोर्ट दे रखी है। ठीक है, तो आपको रिपोर्ट्स बतानी पड़ेंगी कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे चल रहा है, बिजनेस कैसे चल रहा है, ये सब चीज आपको बतानी पड़ेगी प्रोस्पेक्टस के अंदर ही। उसके बाद डिक्लेरेशन, जो आप कंपनी इशू करने जा रही है, यानी आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, जो भी हमने बातें बताई हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 और सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1952, इन सभी लॉज के हिसाब से हमने जो भी बातें बताई हैं वो सारी मतलब एक्यूरेट है। हम किसी भी बात को मतलब कि अवॉइड नहीं करके चल रहे किसी भी प्रोविजंस को। ठीक है, हम सारे के सारे प्रोविजंस को मान के चल रहे हैं। ठीक है भाई, तो आपको एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। और क्या देना पड़ेगा, अदर मैटर्स, अगर कोई चीज ऐसी है जो आम जनता के जानने के लिए जरूरी है तो आपको वो भी बतानी पड़ेगी अदर चलते मैटर्स के अंदर। ठीक है, जो भी आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, आम जनता को पता होना चाहिए वो बातें, तो वो आपको बातें बतानी पड़ेंगी। तो जब आप प्रोस्पेक्टस बताओगे तो इतनी सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। आसान था भाई। हाँ जी, आगे चलते हैं। बात आती है लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। अगर हमने प्रोस्पेक्टस में कोई गलती कर दी, कोई मिस स्टेटमेंट दे दी, कोई गलत स्टेटमेंट दे दी, समझ में आया, तो उससे मतलब कि हम अपनी लायबिलिटी, मतलब किसकी लायबिलिटी है, वो कौन जिम्मेदार है उसके, और क्या बोलते हैं किसी को अगर लॉस हुआ है तो वो कैसे क्लेम कर सकता है अपना लॉस। तो समझते हैं ध्यान से। तो अगर मान लो किसी को कोई चोट लगी या फिर कोई दिक्कत होगी, मान लो एक ऐसा इंसान है जिसने कंपनी का प्रोस्पेक्टस पढ़ा, उसने देखा सारी बातें तो अच्छी लग रही है और उसने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, हाँ जी, तो अगर उसने इन्वेस्ट कर दिया तो फिर उसको उसी की वजह से क्या हो गया, लॉस हो गया, उस गलत इंफॉर्मेशन की वजह से क्या हो गया, लॉस हो गया। तो कितना वो क्लेम कर सकता है, कितनी बातें वो कर सकता है क्लेम, यानी अगर किसी को लॉस हुआ है, किसी पर्सन को लॉस हुआ है किसी गलत स्टेटमेंट की वजह से, तो वो क्या कर सकता है, कितना डैमेज फाइल कर सकता है, क्या कैंसिल कर सकता है शेयर्स को, वो सारी बातें पढ़ेंगे हम सिविल लायबिलिटी में। आसान है, हाँ जी। और क्या बोलते हैं, जो इंफॉर्मेशन गलत दी गई थी, समझ में आया, तो उसमें गलती किसकी थी, उसको क्या पेनल्टी मिलेगी, उसको क्या सजा मिलेगी, वो बातें पढ़ेंगे हम किसके अंदर, क्रिमिनल लायबिलिटी में। तो लायबिलिटी मतलब कंपनी की लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी मतलब कंपनी की लायबिलिटी क्या है, और वो लायबिलिटी दो तरह के केस में होगी। पहली चीज, उसके केस में जब हमने प्रोस्पेक्टस इशू किया था उसमें जो गलत इंफॉर्मेशन थी उससे जिस बंदे को नुकसान हुआ है उसको क्या पे करेगी कंपनी, और दूसरा अगर क्या बोलते हैं जो हमने गलत इंफॉर्मेशन दी है तो वो जो गलत इंफॉर्मेशन दी है उसमें जो ऑडिटर था या फिर जो कंपनी के ओनर थे या फिर जिसने प्रोस्पेक्टस इशू किया, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं सजा मिलेगी, वो चेक करना पड़ेगा। वो किस में आएगा, क्रिमिनल लायबिलिटी में। आसान भाई। तो सिविल लायबिलिटी क्या है, सिविल लायबिलिटी मतलब आम जनता को कैसे क्या बोलते हैं सपोर्ट करेगी कंपनी, और जो क्रिमिनल लायबिलिटी है उसमें जो आपके ऑडिटर होंगे, जो मैनेजर होंगे, जो फिर क्या बोलते हैं वो होंगे प्रोमोटर्स, उनको क्या सजा मिलेगी वो बात करते हैं। ठीक है भाई, हाँ जी। तो क्या बोलते हैं सिविल लायबिलिटी क्या होती है, पर्सन सब्सक्राइब्ड बाय मिसलीडिंग, किसी इंसान ने मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन की वजह से आपको सब्सक्राइब किया था तो फिर उसको क्या रेमेडीज मिलेंगी उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, हाँ जी। और इसके अंदर क्या करेंगे, क्रिमिनल लायबिलिटी के अंदर पर्सन ऑथराइज्ड फॉर इश्यू, यानी कि ऐसा पर्सन जो ऑथराइज किया गया था, जिसने इशू, जिसकी वजह से इशू हुआ है, उसको क्या सजा मिलेगी उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो इसको लिखा हुआ है सेक्शन 5 मतलब 35 में, इसको लिखा हुआ है सेक्शन 34 के अंदर, और जो सजा मिलेगी उसे 447 सेक्शन के हिसाब से मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। फिलहाल तो सिविल लायबिलिटी क्या होती है, आम जनता को जिसको लॉस हुआ है आपके गलत इंफॉर्मेशन की वजह से, उसको क्या क्या दिया जाएगा, तो उसको दी जाएगी रेमेडीज। क्या दी जाएगी उसे, रेमेडीज। आसान, ठीक है। और रेमेडीज कौन देगा, या तो उसे कंपनी देगी या फिर देंगे डायरेक्टर जिसकी वजह से गलती हुई थी, तो उसे रेमेडीज यानी कि कुछ छूट मिलेगी, या फिर उसे क्या मिलेगा, एक तरीके से मुनाफा मिल जाएगा, या फिर क्या बोलते हैं उसे, जो उसका लॉस हुआ है उसका घाटे का उसके रिपेयरमेंट मिल जाएगी। तो वो कौन देगा, कंपनी देगी, या फिर क्या देगा भाई, डायरेक्टर या फिर प्रोमोटर या फिर जो एक्सपर्ट होगा या फिर एक्सपर्ट एडवाइजर जो भी होगा, हाँ जी, वो लोग देंगे किसको, रेमेडीज। किसको, उस बंदे को जिसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगर कंपनी करती है, मतलब जो कंपनी है, कंपनी किसी तरीके से करेगी, कंपनी देगी, तो फिर कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी के केस में अगर मान लो गलती किसकी है, कंपनी की, तो कंपनी के केस में जो वो है जिस बंदे को लॉस हुआ है वो अपने शेयर्स को कैंसिल भी कर सकता है और अपना डैमेज क्लेम भी कर सकता है। ऐसा है, अगर मान लो किसी इंसान को ऐसा लगता है कि भाई मेरे को गलत इंफॉर्मेशन दी गई है और कंपनी ने मेरे साथ धोखाधड़ी किया है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, अपने शेयर को कैंसिल करके अपना पैसा वापस मांग सकता है। दूसरी चीज, जितना उसको लॉस हुआ है वो लॉस क्लेम कर सकता है।
आसान, ठीक है भाई। तो चालू करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे राइट टू कैंसिल करने का राइट या फिर डैमेज क्लेम करने का राइट क्या है, यानी कब कब आप चलते हैं कैंसिल बोल सकते हो कि भाई मैं अपने शेयर कैंसिल कर रहा हूं, या फिर जो मैं डैमेज हुआ है मेरे को मैं वो चलते अपना रिकवर करना चाहता हूं। ठीक है, पहली चीज अनट्रू स्टेटमेंट। अगर कोई स्टेटमेंट कंपनी ने गलत लिखी है, अगर कोई प्रोस्पेक्टस में स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है और जिसके बिहाफ पे उस बंदे ने क्या किया था, कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया था, तो वो अपने डैमेज क्लेम कर सकता है या फिर अपने वो क्या कहते हैं कैंसिल कर सकता है अपने शेयर्स को। जैसे कि प्रोस्पेक्टस में लिख दिया कंपनी के ना बहुत सारे लोगों ने ना, मतलब जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, जो कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने ज्यादातर कंपनी के शेयर ले लिए और जो थोड़े मोटे शेयर रह गए ना छोटे छोटे से, वो आम जनता के इशू करने के लिए रह दिए। तो बंदे ने देखा भाई इतने सारे शेयर जो है वो कंपनी ने ले रखे हैं और मेरे को हमको बस थोड़े से मिल रहे हैं, तो उसने फटाफट ले लिया। लेकिन बाद में पता चला जो क्या बोलते हैं शेयर होल्डर्स थे, जो प्रोमोटर थे, उन्होंने खाली 10-20 शेयर लिए हैं, बाकी सारे किसको इशू कर रखे हैं, उन्होंने जनता को ही इशू कर रखे हैं। तो ये तो उसके लिए बहुत बड़ी बात हो गई ना भाई। तो इस टाइम पे अगर उसको गलत इंफॉर्मेशन दी गई है तो वहां पे वो क्या कर सकता है, या तो शेयर को कैंसिल कर सकता है या फिर जो उसको डैमेज हुआ है वो क्लेम कर सकता है। आसान भाई, आगे चलते हैं। ट्रू और अनट्रू। अब ये क्या चीज है, सुनिए ध्यान से। अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट लिखी हुई है किसके अंदर, प्रोस्पेक्टस के अंदर, जो कि पहले ट्रू थी, यानी पहले क्या थी, सही थी, लेकिन अब जाके क्या हो गई है, वो गलत हो गई है, तो वो क्लेम कर सकता है भाई जब मैंने प्रोस्पेक्टस लिया था उस टाइम पे तो ट्रू थी, लेकिन अब क्या हो गई है, गलत हो गई है। भाई मैं ऐसा नहीं चाहता, जब मेरे को शेयर मिले तो उस टाइम पे गलत थी वो इन्फॉर्मेशन। ठीक है भाई, हाँ जी। लेकिन कोई ऐसी स्टेटमेंट थी जो पैसे पहले तो थी अनट्रू, यानी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन अब क्या हो चुकी है, वो ट्रू। जैसे कि पहले शेयर होल्डर ने मान लो 60% ही शेयर लिए थे, लेकिन प्रोस्पेक्टस में लिख दिया कि शेयर होल्डर ने जो उसके मतलब कि प्रोमोटर्स हैं उन्होंने 90% शेयर ले लिए। ठीक है, तो पहले 60% ले रखे थे, लेकिन जब तक वो शेयर खरीदने गया तब तक उन्होंने क्या बोलते हैं प्रोमोटर्स जो थे उन्होंने 90% शेयर ले लिए, तो अब तो ट्रू हो गई वो बात। हाँ जी, तो अब वो क्या करते हैं, वहां पे केस नहीं कर सकता, मतलब अब वो डैमेज क्लेम नहीं कर सकता। यानी पहले ऐसी इंफॉर्मेशन है जो पहले ट्रू थी और अब अनट्रू हो गई है, तो उसको क्या करते हैं भाई, वो क्लेम कर सकता है। आगे चलते हैं, मिसपरसेप्शन मतलब अगर उसको धोखे में रखा गया, जैसे अभी बताया था मैंने कि धोखे में कैसे रखेंगे। कंपनी ने बोला 90% जो शेयर हैं वो किसने ले रखे हैं, प्रोमोटर ने ले रखे हैं, लेकिन वहीं पे जब आपने शेयर ले लिए तो आपको पता चला प्रोमोटर के पास तो खाली 2 या 3% है, मेरे पास ही पड़े हैं इतने सारे शेयर। तो उस टाइम पे क्या बोलते हैं, आप क्लेम कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो या फिर डैमेज क्लेम कर सकते हो। अगला इमीडिएट कैंसिल। हाँ, जब आपको पता चला ना कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, आपको तुरंत जाके क्या करना पड़ेगा, वो इमीडिएट कैंसिल करवाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि मैं अपने शेयर कैंसिल करना चाहता हूं, मेरे को पैसे वापस दे दो। आसान है। अगर आपने लेट कर दिया या फिर आप तब जा रहे हो जब कंपनी बंद होने जा रही है, समझ में आया? हाँ जी, पूरे टाइम आप कंपनी के पास खड़े हुए थे, लेकिन जब कंपनी वाइंड अप होने जा रही है तो उस टाइम पे क्लेम करने जा रहे हो, तो आपको पैसा, क्लेम का पैसा नहीं मिलेगा। यानी आप तब क्लेम नहीं कर सकते जब कंपनी वाइंड अप होने जा रही है, बंद होने जा रही है, तो कंपनी के बंद होने से पहले आप क्या करते हो, क्लेम कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी, कंपनी के बंद होने के टाइम पे क्लेम नहीं कर सकते। आसान भाई, तो ये सब चीजें थी, यानी कि जो जिसको लॉस हुआ है वो कब क्लेम कर सकता है, कब क्लेम नहीं कर सकता, वो सब बातें। आगे चलते हैं भाई, डायरेक्टर्स, प्रोमोटर और एक्सपर्ट। आप डायरेक्टर, प्रोमोटर और एक्सपर्ट से पैसे कब मांगते हो? ये तो था कंपनी से पैसे मांगना, क्योंकि आप कंपनी ने कोई लॉस कर दिया, कोई घाटा कर दिया, तब आप पैसे मांग रहे हैं। अब क्या है, डायरेक्टर, प्रोमोटर और एक्सपर्ट से कब पैसे ले सकते हैं? सुनिए ध्यान से। इंटेंट टू डिफ्रॉड, यानी कि अगर इनका इंटेंट था कि मैं फ्रॉड करूंगा किसके साथ, प्रोस्पेक्टस इशू करने के टाइम पे। ठीक है, यानी प्रोस्पेक्टस अपने ही फायदे के लिए मंगा रहे थे, इशू कर रहे थे ये लोग, समझ में आया? इंटेंट टू फ्रॉड है, तब आप इनसे क्या करते हो, पैसे ले सकते हो। और इनकी जो लायबिलिटी होगी वो क्या होगी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी जितना मर्जी चाहे इनसे पैसे ले सकते हो, इनके घर पर बिक सकते हैं उस पैसे को लेने के चक्कर में। आसान है। अगर इनका क्या निकलता है, कोई फ्रॉड निकलता है कि ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं। आसान था भाई। हाँ जी, तो अगर मान लो कंपनी की वजह से लॉस होता है तो कंपनी इतनी सारी चीजें देगी, मतलब पेमेंट करेगी तब जब ये सब चीजें फुलफिल करोगे आप। लेकिन अगर इनसे पैसा लेना है तो इनका एक इंटेंट बताना पड़ेगा आपको कि भाई वो फ्रॉड कर रहे थे, इस वजह से पैसा क्या बोलते हैं मैं लेना चाहता हूं इनसे। आगे चलते हैं, क्रिमिनल लायबिलिटी। क्रिमिनल लायबिलिटी सेक्शन 34 के हिसाब से क्रिमिनल लायबिलिटी क्या कहती है, अगर मान लो क्या बोलते हैं कोई धोखाधड़ी होती है तो फिर क्या बोलते हैं जिसने धोखाधड़ी करी है उस पर क्या क्या चार्जेस लग सकते हैं या फिर कंपनी पे क्या चार्जेस लग सकते हैं, वो बात है। ये तो था अभी तक जो हमने पढ़ा सिविल लायबिलिटी, यानी कि बाहर वालों को क्या पे करेगी कंपनी, कैसे अपनी गलतियों को सुधारेगी, और जिसने क्रिमिनल लॉस किया, जिसने की वजह से घाटा हुआ कंपनी को, उस पर क्या चार्जेस लगाएगी कंपनी। तो सोचिए, पर्सन ऑथराइज्ड फॉर इशू, यानी जिसकी वजह से गलती हुई है उसको सेक्शन 444 की मतलब 447 के हिसाब से उसको सारी चीजें क्या होंगी, इशू को फेस करना पड़ेगा, अपनी क्या बोलते हैं लायबिलिटी को सुधारना पड़ेगा। उसके बाद हाँ जी, उस पे 6 साल से लेकर 10 साल तक की जेल, यानी कम से कम 6 और मैक्सिमम 10 साल तक की जेल हो सकती है। और अमाउंट कितना, जितना उसने लॉस करवाया उतना अमाउंट भरना पड़ेगा, और मैक्सिमम कितना, 3 टाइम्स, यानी 3 गुना जितना उसने लॉस करवाया है, मैक्सिमम 3 गुना तक वो उसको अमाउंट करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, या फिर बोथ, दोनों।
यानी जेल भी और अमाउंट भी भरना पड़ेगा। आसान भाई? हाँ जी, यहाँ पे खत्म होता है एक बार क्या होता है आपका प्रोस्पेक्टस। तो फटाफट से करते हैं एक बार फास्ट में रिवीजन जल्दी जल्दी से कि आपने क्या पढ़ा। तो सबसे पहले भाई हमने पढ़ा था भाई कंपनी मतलब प्रोस्पेक्टस होता क्या है उसके बारे में। तो क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि कब इशू किया जाता है, कंपनी इशू करती है डिबेंचर्स और शेयर इशू करने के टाइम पे, और इन्वाइट करती है पब्लिक को कि आइए हमारी कंपनी के प्रोस्पेक्टस खरीदिए। और प्रोस्पेक्टस कभी भी प्राइवेट कंपनी इशू नहीं कर सकती, क्योंकि वो पब्लिक को शेयर इशू नहीं करती, हमेशा पब्लिक कंपनी ही क्या करती है, वो पब्लिक को इशू करती है शेयर, इस वजह से वही प्रोस्पेक्टस को इशू कर सकती है। आइए चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, मतलब प्रोस्पेक्टस के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, हम क्यों क्या होते हैं, किस तरीके से प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। इन्विटेशन के थ्रू, यानी हम इन्विटेशन की तरह इशू करते हैं, एडवर्टाइजमेंट की तरह होता है हमारा प्रोस्पेक्टस, ठीक है। उसके अंदर हमारी सारी रिकॉर्ड्स होती हैं, प्रोडक्शन भी होती है, ठीक है, कि विश्वास हो जाएगा आम जनता को कि हमसे अच्छे प्रोस्पेक्टस से लेके जाएगी वो, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के टाइप्स क्या होते हैं, तो 4 तरह के होते हैं। पहला अब्रिज्ड, जिसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन डली होती है, ठीक है, सबसे बेस्ट यही होता है। उसके बाद सेल्फ प्रोस्पेक्टस। सेल्फ क्या होता है, ऐसा प्रोस्पेक्टस जब आपको लार्ज अमाउंट में पैसा चाहिए और आप टुकड़ों में पैसा लेना चाहते हो, तो उस पे वहां पे इशू किया जाता है क्या, सेल्फ प्रोस्पेक्टस। और वो 1 साल का आपको टाइम देते हैं कि 1 साल के अंदर पैसा ले पाओगे, और ये इशू करने के टाइम पे आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ता है, हाँ जी हम प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं। आगे चलते हैं, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। ये प्रोस्पेक्टस कब इशू किया जाता है, फॉर एग्जांपल के तौर पे कंपनी प्रोस्पेक्टस नहीं इशू कर रही, कंपनी ने एक हाउस बना दिया है इशू हाउस, वो प्रोस्पेक्टस इशू कर रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। आगे चलते हैं, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है भाई, अगर आप क्या बोलते हैं कोई नकली या फिर डमी प्रोस्पेक्टस इशू कर रही हो, यानी जो डिमांड चेक करना चाहते हो कि कितनी डिमांड हो रही है हमारे शेयर की, तब आप क्या इशू करते हो, हाँ जी रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। आगे चलते हैं, लीगल रिक्वायरमेंट क्या होती है भाई, क्या क्या चीजें फुलफिल करनी पड़ेंगी। तो पहले डेट, क्या बोलते हैं डेट होनी चाहिए हमारी उसके अंदर, अगर कोई डेट उसने बता रखी है, क्या बोलते हैं कि नाम साहब, अगर सेबी ने कोई डेट बता रखी है तो वो डेट डालनी पड़ेगी, सेबी कह रहा हूं आरओसी, ठीक है। अगर आरओसी ने कोई डेट बता रखी है तो वो डेट डालनी पड़ेगी, ठीक है। या फिर अगर नहीं डाली तो फिर वो डेट डाल दी जाएगी जो कि क्या बोलते हैं जिस दिन आप पब्लिक करने वाले हो अपने प्रोस्पेक्टस को, ठीक है। आगे चलते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। तो पहले आपको नेचर बताना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा कंपनी के पास, जिसके अंदर साइन करवाने पड़ेंगे अपने डायरेक्टर्स के, सारे लोगों के, सारे मेंबर्स के। डेट ऑफ इशू आपको बतानी पड़ेगी, किस दिन आप इशू कर रहे हो, उसके अंदर कंटेंट देना पड़ेगा, जो कि कंटेंट ये रहा सारा, ठीक है। उसके बाद आपको एनक्लोजर करना पड़ेगा, यानी सारी चीजों को पैकअप करना पड़ेगा आसान तरीके से। और उसके बाद कंसेंट लिखनी पड़ेगी लास्ट पेज में कि भाई हर एक इंसान से मैं कंसेंट ले आया कि सारी बातें क्या है, सही है इसके अंदर। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, वो भी 90 दिन के अंदर। और पेनल्टी, अगर कोई गलती निकली तो पेनल्टी लगा सकते हैं 50,000 रुपए से लेके 3 लाख रुपए तक की पेनल्टी आप पे लग सकती है। आगे चलते हैं भाई, डिस्क्लोजर, यानी कि प्रोस्पेक्टस को डिस्क्लोजर में क्या क्या चीजें बतानी पड़ेगी, डिस्क्लोज क्या क्या करना पड़ेगा। तो शेड्यूल 2 में बताया गया है सारी बातें जो आपको क्या करनी पड़ेगी, डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, जो कि यही है भाई बेसिकली। आगे चलते हैं, व्हेन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी रिफ्यूज, यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो होती है क्या आपको प्रोस्पेक्टस मना कर सकती है, हाँ जी कर सकती है। वो कब, जब आपने डेट ना लिखी हो, जब आपने सारी कंडीशंस को फुलफिल ना किया हो, जब आप पर्सनल इंटरेस्ट दिखा रहे हो कि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, फ्रॉड करना चाहता हूँ, वही, ठीक है, हाँ जी। उसके बाद जब आपने कंसेंट लेने में दिक्कत कर दी हो, यानी कंसेंट नहीं हो आपके उस पे प्रोस्पेक्टस में, ऑडिटर की, लीगल एडवाइजर की, या फिर बैंकर की, सीए की, सीएस की, मेंबर्स की, डायरेक्टर्स की, इन सब की कंसेंट ना हो तो वो कैंसिल कर सकती है। आगे चलते हैं, कंटेंट क्या क्या होना चाहिए प्रोस्पेक्टस के अंदर, मैटर ऑफ परसेप्शन होनी चाहिए, यानी कि नेम, डेट, अंडरराइटर, स्टेटमेंट होनी चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए सबके, ठीक है, वो सब चीजें होनी चाहिए डिटेल। उसके बाद रिपोर्ट्स होनी चाहिए, किसकी रिपोर्ट्स, ऑडिटर की, प्रॉफिट एंड लॉस की, बैलेंस शीट की, इन सब की डिटेल होनी चाहिए, ट्रांजैक्शंस की, ठीक है। डिक्लेरेशन आपको क्या क्या बताना पड़ेगा कि जितनी भी प्रोविजंस हैं पुराने और 2013 के हिसाब से वो सारे के सारे प्रोविजन हमने क्या करें, फुलफिल करें, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। और बाकी अदर इंपॉर्टेंट मैटर जो है, जो कि सब्सक्राइबर के लिए जरूरी है जानना, तो वो आपको बताने पड़ेंगे। लास्ट चीज हमने सीखी थी भाई, लायबिलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट, यानी अगर हमने कोई गलती कर दी है, कोई मिस स्टेटमेंट दे दी है, तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो गलती करने पे 2 लोग होते हैं, पहली चीज जिसको क्लेम चाहिए, दूसरी चीज जिसने वो गलती करी है। तो जिसको क्लेम चाहिए उसको क्या क्या क्लेम दे सकते हो, और जिसने वो गलती करी है उसको क्या क्या सजा दे सकते हो। तो ठीक है, जिसने क्लेम करा, मतलब जिसने को क्लेम चाहिए उसको कंपनी क्लेम दे सकती है, और दूसरा कौन इंसान क्लेम दे सकता है, हाँ जी डायरेक्टर, प्रोमोटर और एक्सपर्ट, समझ में आया, हाँ जी। वो कैंसिल भी करवा सकते हैं और वो क्लेम भी कर सकता है वो इंसान, ठीक है, हाँ जी। तो कैंसिल और क्लेम कब कर सकता है, कंपनी के थ्रू, जब क्या होता है ट्रू अनस्टेटमेंट, मतलब जो स्टेटमेंट है वो अनट्रू निकलती है, यानी गलत कोई स्टेटमेंट दे दी कंपनी ने, या फिर पहले कोई स्टेटमेंट ट्रू थी, सही थी, लेकिन अब बाद में जाके उस टाइम पे जब वो खरीद रहा है तो उस टाइम पे फॉल्स हो गई है, या फिर मिस परसेप्शन के थ्रू, यानी कि कंपनी ने कोई गलत बातें बता रखी है उसको, ठीक है। उसके बाद इमीडिएट कैंसिल, यानी कि अगर तुरंत कैंसिल करना पड़े हमें कोई भी क्या बोलते हैं
यानी कि अगर आपने तुरंत चलते जब आपको पता चली कंपनी गलती है और आपने तुरंत क्लेम कर दिया, तब आपको कैंसिल या फिर क्लेम मिल सकता है। अगर आपने डिलीट कर दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगा क्लेम आपको पहुंचाना, ठीक है। वाइंड अप से पहले आपको वाइंड अप से पहले क्लेम करना पड़ेगा, तभी आपको क्लेम मिलेगा, वरना उसके बाद नहीं मिलेगा। अगली चीज, डायरेक्टर से कब पैसा मांग सकते हो? जब उनकी इंटेंशन क्या होगी, फ्रॉड करने की होगी, तब उनसे पैसा मांग सकते हो, और उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, जितना मर्जी वो देंगे, ठीक है, जितना भी आपका क्लेम होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगली चीज, क्रिमिनल लायबिलिटी, यानी जिसने फ्रॉड किया है उसको क्या क्या सजा मिल सकती है वो देखते हैं। तो क्रिमिनल लायबिलिटी 447 के हिसाब से मिलेगी, और सजा क्या मिलेगी? 6 से लेकर 10 साल तक की जेल, मिनिमम कितना है 6 और मैक्सिमम कितना है 10 साल, और उसमें अमाउंट, जो भी अमाउंट का लॉस हुआ है किसी भी सब्सक्राइबर को, किसी भी क्या बोलते हैं बंदे को, तो उसको उतना अमाउंट दिया जाएगा, और मैक्सिमम कितना? उसका 3 गुना अमाउंट, या फिर बोथ। आसान भाई? हाँ जी। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका पूरा पूरा चैप्टर। बहुत बड़ा चैप्टर था भाई, पता है मेरे को, प्रोमोटर्स, ठीक है, सॉरी प्रोमोटर कह रहा हूँ, प्रोस्पेक्टस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और मेरा डिस्क्रिप्शन में चैनल मिल जाएगा, तो वहां पे भी जाके लाइक कर सकते हो आप, ठीक है भाई, मतलब सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, ताकि आपको सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 6 की वीडियो जो है फटाफट मिलनी चालू हो जाए, क्योंकि 10 तारीख के आसपास जनवरी से बनाने वाला हूँ। तो भाई हाँ जी, तो अगर किसी को नोट्स परचेज करना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप नोट्स परचेज कर लेना, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और बाकी जिसने कर रखा है ऑलरेडी, सच बता रहा हूँ भाई साहब, दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंगों से भाई साहब, उंगली से भी, इस उंगली से भी, समझ में आया? हाँ जी, शरीर के अंग से थैंक यू है भाई। और जिसने नहीं किया कोई नहीं, आराम तो कर लियो बाद में, कोई आफत नहीं आ रही है, ठीक है भाई। हाँ जी, हाँ ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, और टाटा बाय बाय।